नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बजट 26-27। इस वीडियो में 2026 के बजट को हम पूरी तरह से समझेंगे, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, किसी भी बजट को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी आत्मा को पकड़ना। और इस बार देखिए, वित्त मंत्री ने बजट की आत्मा को 3 कर्तव्यों में बांटा है। ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है, बल्कि ये सरकार की जो प्राथमिकता है उन्हें दिखाता है। हाँ, ये कर्तव्य शब्द दिलचस्प है। तो क्या है ये 3 कर्तव्य जो इस पूरे बजट को एक तरह से दिशा दे रहे हैं? पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना। पर यहाँ सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। इसका गहरा मतलब है कि भारतीय उद्योगों को ज्यादा उत्पादक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, और साथ ही आज की अनिश्चित दुनिया में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए कि वो झटके सह सके। अच्छा, यानी रफ्तार के साथ साथ मजबूती भी। और दूसरा कर्तव्य, ये तो सीधे लोगों से जुड़ा लगता है। एकदम, दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार अब लोगों को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं मान रही, बल्कि देश की तरक्की में एक सशक्त साझेदार के रूप में देख रही है। और साझेदारी तभी होती है जब आप किसी को काबिल बनाते हैं, उसे अवसर देते हैं। और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास की सोच को आगे ले जाता है। लेकिन इसमें कुछ नया है। ये नारा तो हम काफी समय से सुन रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। नारा पुराना हो सकता है, पर इस बजट में इसे सुनिश्चित करने पर जोर है। इसका मतलब है कि देश के हर परिवार, हर समुदाय तक, चाहे वो कितना भी दूर दराज क्यों न हो, उस तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचे। कोशिश ये है कि कोई भी पीछे न छूटे। तो ये तीनों कर्तव्य मिलकर इस बजट का वैचारिक ढांचा तैयार करते हैं। जी, चलिए इस वैचारिक ढांचे से निकलकर जरा जमीनी हकीकत मतलब आंकड़ों पर आते हैं। सरकार की तिजोरी में कितना पैसा आने और जाने का अनुमान है इस बार? अगर हम 2026-27 के लिए देखें तो सरकार की जो बिना उधार वाली कमाई है, यानी गैर ऋण प्राप्तियां, वो लगभग 36.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 36.5 लाख करोड़। और खर्चा? वहीं सरकार का कुल व्यय मतलब कुल खर्चा 53.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। एक मिनट, यहाँ तो कमाई और खर्च में एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। जी है। इसे ऐसे समझें कि अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो वो करीब 146 रुपए खर्च कर रही है। ये जो 46 रुपए का अंतर है, इसका क्या होगा? आपने से बहुत सही तरीके से सरल बनाया है। यही जो अंतर है उसे ही राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और इसी को पाटने के लिए सरकार बाजार से उधार लेती है। इस साल के लिए सरकार को लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध उधार लेना पड़ेगा। ये आंकड़े सुनने में तो ठीक लगते हैं, पर सरकारें अक्सर लक्ष्य बनाती हैं और फिर चूक जाती हैं। क्या इस बार भरोसा करने का कोई ठोस कारण है? मतलब राजकोषीय घाटे को लेकर सरकार कितनी गंभीर दिख रही है? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन यहाँ एक सकारात्मक संकेत दिखता है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल यानी 2025-26 में ये 4.4% था। अच्छा, तो थोड़ी कमी आई है। जी, तो यहाँ एक अनुशासित तरीके से घाटे को धीरे धीरे कम करने की दिशा दिख रही है। साथ ही देश पर कुल कर्ज का बोझ यानी ऋण जीडीपी अनुपात वो भी 56.1% से घटकर 55.6% होने का अनुमान है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कर्ज की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो ये हुई बजट की नींव। अब बात करते हैं उस नींव पर खड़ी की जाने वाली इमारत की, यानी पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ खास क्षेत्रों पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। चिप्स, दवाइयां और वो खास मिनरल्स। एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अब हम सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है बायोफार्मा शक्ति योजना से। बायोफार्मा शक्ति नाम तो काफी शक्तिशाली है। इसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन भी है। ये सिर्फ एक और योजना है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? 10,000 करोड़ सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं है, ये एक रणनीतिक दाव है। देखिए, कोविड के बाद दुनिया समझ गई है कि दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। भारत इस मौके को भुनाना चाहता है।
हम अब तक दुनिया की फार्मेसी कहलाते थे, मतलब दवाइयां बनाने में माहिर थे। अब लक्ष्य है दुनिया की बायोटेक R&D लैब बनना, यानी नई दवाइयां खोजना और विकसित करना। अच्छा, तो अब हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। और इसे हासिल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए 3 स्तर पर काम होगा। 3 नए विश्व स्तरीय फार्मा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिन्हें NIPR कहते हैं, वो बनाए जाएंगे। जो 7 पुराने संस्थान हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, देश भर में 1000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स का एक नेटवर्क बनेगा। इसका मतलब है कि नई दवाओं का परीक्षण भारत में तेजी से और भरोसेमंद तरीके से हो सकेगा? एकदम सही, जो बड़ी वैश्विक कंपनियों को यहाँ रिसर्च करने के लिए आकर्षित करेगा। तो बायोफार्मा में हम भविष्य के सॉफ्टवेयर यानी R&D पर फोकस कर रहे हैं। अब जरा हार्डवेयर की बात करते हैं, और आज की दुनिया में सबसे जरूरी हार्डवेयर है सेमीकंडक्टर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में क्या खास है? मिशन 2.0 का फोकस सिर्फ चिप फैक्ट्री लगाने से कहीं आगे है। अब हम पूरी इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। पहला, चिप बनाने में लगने वाले उपकरण और जो कच्चा माल है उसका भी भारत में उत्पादन हो। दूसरा, जो सबसे महत्वाकांक्षी है, वो है फुल स्टैक इंडिया IP डिजाइन को विकसित करना। फुल स्टैक इंडिया IP डिजाइन, ये सुनने में बहुत तकनीक लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि चिप का पूरा डिजाइन, उसकी बनावट से लेकर उसके काम करने के तरीके तक, उसकी बौद्धिक संपदा भारत की हो। हम सिर्फ दूसरों के डिजाइन पर चिप बनाने वाले मजदूर न बने, बल्कि चिप के आर्किटेक्ट बने। ये भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी बना देगा। और इसी से जुड़ी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए भी है, जहां बजट बढ़ाया गया है। जी, 40,000 करोड़ तक। लक्ष्य साफ है, अब सिर्फ फोन असेंबल नहीं करना, बल्कि फोन के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज बनानी है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प घोषणा है, दुर्लभ धातु गलियारा। ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं क्या, और ये गलियारा क्या करेगा? आप सोचिए, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक कार के बैटरी तक हर जगह ये दुर्लभ धातुएं लगती हैं। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी की जान है। अभी तक हम इनके लिए बहुत हद तक चीन पर निर्भर हैं। ये गलियारा, जो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से गुजरेगा, उस निर्भरता को कम करने की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कोशिश है। तो हम खनन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ अपने देश में करना चाहते हैं? जी हाँ, और इसी कड़ी में आप केमिकल पार्क और पूंजीगत सामान यानी कैपिटल गुड्स को भी जोड़ सकते हैं। 3 बड़े केमिकल पार्क बनाने की योजना है, ताकि हमें कच्चे केमिकल आयात न करने पड़े, और कैपिटल गुड्स यानी वो मशीनें जो दूसरी फैक्ट्री की मशीनें बनाती हैं, उस क्षमता को भी मजबूत किया जा रहा है। ये सब मिलकर भारत की औद्योगिक नींव को फौलादी बनाने की तैयारी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में जितनी क्षमता है वो एक सोए हुए शेर की तरह है। क्या इस बजट में सूरत और तिरुपुर की तस्वीर बदलने के लिए कुछ है? जादुई छड़ी तो नहीं, लेकिन एक सोची समझी रणनीति जरूर है। इसके लिए एक एकीकृत कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना है, जो हमें रेशम से लेके पॉलिएस्टर तक हर तरह के धागे में आत्मनिर्भर बनाएगी। फिर वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना है, जो पारंपरिक क्लस्टरों को आधुनिक मशीनें और टेक्नोलॉजी देगी। और ये चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात क्या है? ये चैलेंज मोड क्या है? ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों के सामने एक तरह की प्रतियोगिता रखेगी। जो राज्य सबसे बेहतर, सबसे कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्लान बनाकर देगा, उसे ही ये मेगा पार्क स्थापित करने का मौका और फंड मिलेगा। इससे सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होगी, बल्कि असल में विश्व स्तरीय टेक्सटाइल हब बनाने की प्रतिस्पर्धा होगी। ये तो हुई नई और हाईटेक इंडस्ट्री की बात, लेकिन भारत की असली ताकत तो उसके पारंपरिक उद्योगों में भी है। खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प, उनके लिए क्या सोचा गया है? निश्चित रूप से। और इसके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक सम्मान है उन लाखों बुनकरों और कारीगरों के लिए। इस पहल के तहत उन्हें बेहतर डिजाइन, अच्छी ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद की जाएगी। एक जिला, एक उत्पाद जैसी योजनाओं को इससे सीधी ताकत मिलेगी। लेकिन कई पुराने औद्योगिक क्लस्टर भी हैं जो समय के साथ पिछड़ गए हैं। उनका क्या होगा? उनके लिए भी सोचा गया है।
लीगेसी औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार योजना के तहत देश के ऐसे 200 पुराने क्लस्टरों को चुना जाएगा। सरकार वहां की सड़कों, बिजली और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में मदद करेगी ताकि वे फिर से प्रतिस्पर्धी बन सकें। ये नए और पुराने के बीच संतुलन बनाने की एक बेहतरीन कोशिश है। और इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एमएसएमईज, यानी छोटे और मझोले उद्योग। उन्हें चैंपियन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? एमएसएमईज के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण की बात कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी और ठोस घोषणा है एसएमई ग्रोथ फंड का निर्माण। इस फंड में 10,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। 10,000 करोड़। और इसका उद्देश्य? इसका एकमात्र उद्देश्य होगा उन छोटे उद्योगों को पूंजी देना जिनमें बड़ा बनने की क्षमता है। एक आत्मनिर्भर फंड तो पहले से ही था, क्या ये उसके अलावा है? हाँ, आत्मनिर्भर भारत फंड भी जारी रहेगा और उसे 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त समर्थन दिया जाएगा। इन दोनों फंड्स का लक्ष्य एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि किसी भी काबिल छोटे उद्यमी का सपना पैसे की कमी की वजह से अधूरा न रह जाए। तो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। ये एक मतलब बहुत बड़ी संख्या है। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? हाँ, संख्या वाकई बहुत बड़ी है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सड़कें या पुल बनाने के बारे में नहीं है। ये एक तरह से देश की आर्थिक धमनियों को बनाने जैसा है। आर्थिक धमनियों को? बिल्कुल। इसे बड़े पैमाने पर देखें, पूर्वी भारत में डांकुनी से लेकर पश्चिमी भारत के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अच्छा, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सिर्फ एक और रेलवे ट्रैक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेलवे की दुनिया में एक्सप्रेसवे बनाने जैसा है। इससे उद्योगों और बाजारों को जोड़ने वाला एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। और ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने जलमार्गों के बारे में भी कुछ देखा। बिल्कुल। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की योजना है। 20? हाँ, 20। और इसकी शुरुआत ओडिशा में NW5 से होगी, जो खनिज समृद्ध क्षेत्रों जैसे तलचर, को और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगा। और लक्ष्य यह है कि 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% किया जाए। मतलब दुगना। ये परिवहन के दबाव को कम करने और लागत घटाने का एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। और इसमें सी प्लेन भी शामिल हैं। ये तो काफी भविष्यवादी लगता है। ये भविष्यवादी है, लेकिन व्यावहारिक भी है। कैसे? देखिए, स्वदेशी सी प्लेन निर्माण को प्रोत्साहन देने का मतलब है अंतिम मील और दूरराज के क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाना। सोचिए कि इससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा जब आप उन जगहों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना अभी मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है, पर ये महंगा नहीं होगा? और इसीलिए इसके लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब VGF स्कीम भी शुरू की जाएगी ताकि संचालन को समर्थन मिल सके। ठीक है, तो ये सब कनेक्टिविटी के बारे में है, लेकिन शहरों का क्या उनके लिए भी कोई विशेष योजना है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। शहरी आर्थिक क्षेत्रों यानी सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के विकास के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए? इनको जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जैसे मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और हैदराबाद बेंगलुरु। मतलब ये सिर्फ तेज यात्रा के बारे में नहीं है? नहीं, ये बड़े शहरी समूहों को एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के बारे में है। इस तरह के बड़े विकास के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। क्या हमारी वित्तीय प्रणाली इसके लिए तैयार है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। अच्छा। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की एक व्यापक समीक्षा करना है। साथ ही बड़े शहरों को उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। म्युनिसिपल बॉन्ड? जी, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। वाह! ताकि शहर अपने विकास के लिए खुद धन जुटा सकें। ठीक है, अब इस पर आते हैं। इन सभी परियोजनाओं को चलाने के लिए कुशल लोगों की जरूरत होगी। मानव संसाधन के बारे में क्या योजना है? यहाँ एक बड़ी तस्वीर जुड़ी हुई है। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम नाम की एक स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसका ध्यान सेवा क्षेत्र पर होगा। और लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है कि 2047 तक इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 10% हो। और इसमें स्वास्थ्य सेवा एक बहुत बड़ा हिस्सा लगती है ना? निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जोड़ने का लक्ष्य है। 1 लाख? हाँ, मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल सहित एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाने पर भी ध्यान केंद्रित है। अच्छा। जिसके लिए 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा के बारे में क्या आयुष के लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे और साथ ही जामनगर में जो WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है उसे भी उन्नत किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण जैसा लगता है। क्या दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह का कौशल विकास हो रहा है? हाँ, पशुपालन को ही लीजिए। पशुपालन? जी, 20,000 से अधिक पशु डॉक्टर्स को उपलब्ध कराने की योजना है और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना भी शुरू की जाएगी। अच्छा, और मैंने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ा। ये क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी मतलब रचनात्मक अर्थव्यवस्था। रचनात्मक अर्थव्यवस्था। हाँ, प्रस्ताव है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC लैब्स स्थापित करने में मदद करेगा। AVGC? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। अच्छा, तो ये युवाओं के लिए? हाँ, ये युवावस्था से ही रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देने का एक तरीका है। और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में क्या? बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों की सहायता की जाएगी। मतलब शिक्षा को सीधे उद्योग से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा हर जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना भी की जाएगी, जो महिला शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और पर्यटन और संस्कृति, इन सभी विकासों का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ भी कौशल विकास पर जोर है। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल को उन्नत करने के लिए एक पायलट योजना शुरू की जाएगी। और इसमें IIM का सहयोग भी लिया जाएगा? जी, IIM का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। तो ये सिर्फ जगहों को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें संरक्षित करने और उनके बारे में ज्ञान साझा करने के बारे में भी है। बिल्कुल। और सिर्फ संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवंत बनाना। लोथल, धौलावीरा, सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सिर्फ ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत और अनुभवित जन्य सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। और इसी विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन भी शुरू करने का प्रस्ताव है। किसानों की आय बढ़ाने की बात तो हमेशा होती है, इस बार नया क्या लग रहा है? इस बार का नजरिया काफी दिलचस्प है। देखिए, पारंपरिक योजनाएं तो हैं ही, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर जोर। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर? हाँ, मतलब उच्च मूल्य वाली कृषि। सरकार अब किसानों को सिर्फ गेहूं चावल उगाने के लिए नहीं, बल्कि उन फसलों की तरफ मोड़ रही है जिनकी बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? कौन सी फसलें आती हैं इसमें? और ये बदलाव जरूरी क्यों है? क्या हम अपने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक सोच का बदलाव है, गुजारे की खेती से मुनाफे की खेती की तरफ। इसका मतलब है कि जमीन के हर टुकड़े से ज्यादा कमाई कैसे हो। अच्छा, जैसे जो तटीय इलाके हैं, वहां नारियल, चंदन, कोको और काजू की खेती को सरकारी मदद दी जाएगी। नारियल के लिए तो एक अलग से नारियल संवर्धन योजना भी आ रही है, ताकि हम दुनिया के बाजार में मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। और नारियल और काजू की बात तो समझ आती है, क्योंकि तटीय इलाकों में ये पारंपरिक फसलें हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन मुझे पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों वाली बात ने चौंकाया। अगर की लकड़ी तो बहुत कीमती होती है और उसे तैयार होने में सालों लग जाते हैं। तो क्या सरकार का फोकस अब शॉर्ट टर्म से हटकर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल खेती पर जा रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर की खेती एक पीढ़ी का निवेश है।
ये दिखाता है कि सोच अब सिर्फ अगली फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 15-20 साल की है। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों में बादाम, अखरोट और खुबानी जैसे मेवों पर ध्यान दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2030 तक भारतीय काजू और कोको को एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना। जैसे स्विस चॉकलेट होती है। हाँ, कुछ वैसे ही। इसके लिए एक अलग प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना लग रही है, लेकिन आज के जमाने में खेती बिना तकनीक के अधूरी है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी कोई नई सोच है? हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। भारत विस्तार नाम का एक नया AI टूल लाने का प्रस्ताव है। भारत विस्तार? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये किसानों के लिए एक स्मार्ट दोस्त जैसा होगा। इसे सरकार के एग्रीस्टैक पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जो जमीन और फसलों का पूरा डेटा रखता है। अच्छा। और ये टूल उस डेटा का इस्तेमाल करके किसान को उसकी अपनी भाषा में सलाह देगा। यानी अगर पंजाब का कोई किसान पंजाबी में पूछे कि उसकी फसल में कौन सा कीड़ा लगा है, या तमिलनाडु का किसान तमिल में बाजार का भाव जानना चाहे, तो ये AI टूल उसे तुरंत जवाब देगा। बिल्कुल। मौसम का हाल, मंडी का भाव, किसी बीमारी का इलाज, सब कुछ किसान की अपनी बोली में। ये जानकारी की ताकत को सीधे खेत तक पहुंचाने जैसा है। सही है। इससे तो छोटे से छोटे किसान की भी मोल भाव करने की और सही फैसला लेने की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो एक तरफ हम किसानों की आर्थिक सेहत सुधार रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के लोगों की सेहत का सवाल भी है। खासतौर पर मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय जिस पर अब खुलकर बात होने लगी है। इस दिशा में क्या हो रहा है? मानसिक स्वास्थ्य को अब पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब तक दक्षिण भारत में बेंगलोर का निम्हांस सबसे बड़ा नाम था। अब उसी की तर्ज पर उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ऐसी घोषणाओं के बाद एक सवाल उठता है, क्या हमारे पास इन नए संस्थानों को चलाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित पेशेवर और विशेषज्ञ होंगे? क्योंकि एक बड़ी इमारत बनाना एक बात है, और उसमें वर्ल्ड क्लास देखभाल देना वो दूसरी बात है। ये एक बहुत जायज चिंता है, और शायद इसीलिए एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। नया संस्थान बनाने के साथ साथ रांची और तेजपुर में जो पहले से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं, उन्हें क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, तो इसका मकसद ये है कि इन इलाकों में ही विशेषज्ञों को तैयार किया जाए। हाँ, और देखभाल की क्वालिटी को सुधारा जाए, ताकि हर चीज के लिए बेंगलुरु या दिल्ली पर निर्भरता कम हो। समझ गए। तो ये एक क्षमता निर्माण का एक विकेंद्रीकृत मॉडल है। इसी से जुड़ा सवाल क्षेत्रीय विकास का भी है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए क्या खास योजनाएं हैं? इन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दुर्गापुर में एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। ये क्यों जरूरी है? देखिए, भारत का पूर्वी तट दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का गेटवे है। अभी वहां लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये गलियारा उस कमी को पूरा करके इस पूरे क्षेत्र को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। और आम लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्री के अलावा? सीधा असर पड़ेगा। जब उद्योग आते हैं तो रोजगार आता है। साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 4000 नई ई-बसें लाने की योजना है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो इन इलाकों की एक बड़ी ताकत है, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। अच्छा। और इसके अलावा बौद्ध सर्किट के विकास के लिए एक नई योजना आ रही है, जो अरुणाचल से लेकर त्रिपुरा तक फैलेगी। यह सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के नक्शे पर लाने की कोशिश है। तो एक तरफ किसानों की सीधी मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, लेकिन अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक और बड़ा इंजन है हमारा टैक्स सिस्टम। और ऐसा लग रहा है कि वहां नियमों की एक पूरी नई किताब लिखी जा रही है। ये नया आयकर अधिनियम 2025 क्या है? ये शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा बदलाव है। 1 अप्रैल 2026 से एक पूरी तरह से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने का प्रस्ताव है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सरलीकरण। सरलीकरण? हाँ, दशकों पुराने नियमों, जटिल फॉर्म्स और मुश्किल भाषा को हटाकर एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आम नागरिक भी आसानी से समझ सके और उसका पालन कर सके। कोशिश यह है कि टैक्स फाइलिंग एक सिरदर्द न रहकर एक सामान्य काम बन जाए। जीवन जीने की सुगमता या ईज ऑफ लिविंग की बात अक्सर होती है। इस नए कानून में आम आदमी के लिए ऐसे कौन से ठोस कदम हैं जिनसे वाकई फर्क पड़ेगा? कई छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलाव हैं। पहला, मोटर दुर्घटना के मामलों में जो मुआवजा मिलता है, उसकी ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स या TDS नहीं कटेगा। यौन पीड़ित परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है, जो पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था।
और जो लोग विदेश घूमने जाते हैं उनके लिए भी कुछ है। वो टीसीएस का नियम काफी कंफ्यूजिंग था। हाँ, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अभी जब आप कोई टूर पैकेज खरीदते हैं तो सरकार उस पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नाम पर एडवांस में ही 20% तक टैक्स ले लेती है। जी। अब इसे घटाकर सिर्फ 2% करने का प्रस्ताव है। इसका सीधा मतलब है कि विदेश यात्रा की प्लानिंग करते वक्त आपके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। अच्छा, एक और वर्ग है जो टैक्स के नियमों में बहुत उलझता है। छोटे करदाता और छोटे कारोबारी, उनके लिए क्या है? उनके लिए प्रक्रियाओं को बहुत आसान किया जा रहा है। जैसे अगर किसी को कम या शून्य टीडीएस कटवाने का सर्टिफिकेट चाहिए होता था तो उसे अधिकारी के पास अर्जी देनी पड़ती थी। अब ये एक ऑटोमेटेड नियम आधारित प्रक्रिया होगी, कोई भागदौड़ नहीं। ये तो अच्छी बात है। साथ ही अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए अब 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक का समय मिलेगा। ज्यादा समय, कम तनाव। बिल्कुल, वो भी मामूली फीस के साथ। और एक और बड़ी राहत है मुकदमेबाजी कम करने की दिशा में। अगर किसी ने अनजाने में आय का गलत विवरण दिया है तो उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय अतिरिक्त टैक्स चुकाकर मामला निपटाने का विकल्प दिया जाएगा। ये तो हुई आम आदमी और छोटे कारोबारियों की बात। अब आते हैं बड़े खिलाड़ियों पर। कॉरपोरेट, सहकारी समितियां और खासकर भारत का ग्रोथ इंजन आईटी सेक्टर, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान है। पहले सहकारी समितियों की बात करते हैं। अभी तक दूध, तिलहन, फल, सब्जियों की सप्लाई करने वाली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को टैक्स में छूट मिलती थी। अब इस छूट का दायरा बढ़ाकर इसमें पशु चारा और बिनौले की आपूर्ति करने वालों को भी शामिल कर लिया गया है। अच्छा, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सप्लाई चेन को मजबूत करने वाला कदम है। बिल्कुल। और आईटी सेक्टर, मुझे वो सेफ हार्बर मार्जिन वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प लगा। 2000 करोड़ की लिमिट, ये तो 300 करोड़ से सीधे लगभग 7 गुना की छलांग है। इसका जमीन पर क्या असर दिखेगा? ये एक गेम चेंजर हो सकता है। पहले सेफ हार्बर को आसान भाषा में समझते हैं। ये टैक्स विभाग और कंपनी के बीच एक तरह का समझौता है। कंपनी कहती है कि हम अपनी कमाई का मान लीजिए 15-15.5% मुनाफे के तौर पर दिखाएंगे और उस पर टैक्स देंगे। विभाग इस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। तो ये एक तरह की नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी है अगर आप एक तयशुदा मुनाफा दिखा रहे हैं तो। लगभग वैसा ही। इससे सालों तक चलने वाले टैक्स विवादों से छुटकारा मिल जाता है। अब तक ये सुविधा सिर्फ 300 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली आईटी कंपनियों के लिए थी। और अब 2000 करोड़। हाँ, और इस सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत की ज्यादातर मध्यम और बड़ी आईटी कंपनियां अब इसके दायरे में आ जाएंगे। उनके लिए टैक्स का अनुपालन बहुत आसान हो जाएगा और वो अपना ध्यान विवादों से हटाकर इनोवेशन और ग्रोथ पर लगा पाएंगे। और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कुछ खास है। आज दुनिया डेटा और क्लाउड पर चल रही है। हाँ, और ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम है। जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर लगाकर दुनिया भर में क्लाउड सेवाएं देती हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स में विशेष रियायत देने का प्रस्ताव है। 2047 तक? जी, ये भारत को सिर्फ आईटी सर्विस का हब नहीं बल्कि दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। हम कह रहे हैं कि दुनिया का डेटा भारत में सुरक्षित है और यहाँ बिजनेस करना फायदेमंद भी है। अभी कंपनियों को एक बड़ी अजीब सी मुश्किल होती है। उन्हें 2 तरह के खाते बनाने पड़ते हैं। 2 तरह के खाते? हाँ, एक अपने बिजनेस के लिए जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है और दूसरा खास तौर पर टैक्स विभाग के लिए जिसे ICDS यानी आय परिकलन और प्रकटन मानक कहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा काम और कंफ्यूजन वाला मामला लगता है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जैसे पहले आपको अपनी डायरी अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में लिखनी पड़ती थी। अब सरकार कह रही है बस अंग्रेजी में लिखो, हम समझ लेंगे। इसके लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और CBDT की एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी। और ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी इन दोनों अकाउंटिंग सिस्टम को मिलाकर एक कर देगी। 2027-28 से कंपनियों को टैक्स के लिए अलग से खाते बनाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। सोचिए, देश की लाखों कंपनियों का कितना समय, पैसा और संसाधन बचेगा। करों को लेकर कुछ बड़े बदलावों की बात हो रही है, खासकर कंपनियों और निवेशकों के लिए। इसे सरल शब्दों में समझाएंगे? ऐसा लग रहा है कि नियमों का एक पूरा जाल बिछा है। बिल्कुल, और हमारा काम ही है इस जाल को सुलझाना। चलिए, सबसे अहम बदलाव से शुरू करते हैं। ये कंपनियों के शेयर बाय बैक से जुड़ा है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहते हैं कि कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स इसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे थे। ये माजरा क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। होता ये था कि प्रमोटर्स डिविडेंड पर टैक्स बचाने के लिए बायबैक का रास्ता अपनाते थे। ओके। ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग थी, मतलब नियमों के दायरे में तो थी पर उसकी भावना के खिलाफ थी।
अब सरकार ने इसी रास्ते को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। कैसे? नए नियम के तहत अगर कोई कॉर्पोरेट प्रमोटर बायबैक करता है तो उस पर 22% का प्रभावी टैक्स लगेगा। 22%? जी। और अगर प्रमोटर कोई व्यक्ति है, मतलब गैर कॉर्पोरेट, तो उनके लिए ये दर बढ़कर 30% हो जाएगी। ओहो, तो मतलब अब ये रास्ता उतना आकर्षक नहीं रहा। ये तो पारदर्शिता लाने और गलत इस्तेमाल रोकने की कोशिश लगती है। बिल्कुल। और इसी तरह टीसीएस यानी स्रोत पर कर संग्रह, उसमें भी कुछ फेरबदल हुए हैं। उसमें क्या नया है? टीसीएस में सरकार ने तर्क संगत बनाने पर जोर दिया है, मतलब दरों को ज्यादा लॉजिकल बनाया है। जैसे शराब, स्क्रैप यानी कबाड़ और कुछ खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस की दर अब एक समान 2% कर दी गई है। ठीक है, ये तो एक रूपता लाने जैसा हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प और जमीनी स्तर का बदलाव है, वो है तेंदुपत्ते पर। तेंदुपत्ता, ये तो बहुत खास लगता है। ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। तेंदुपत्ते का कारोबार सीधे तौर पर आदिवासी समुदायों और जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका से जुड़ा है। पहले इस पर 5% की दर थी, जो उनके लिए एक बड़ा बोझ थी। अच्छा। अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। ये सीधे सीधे उन लाखों लोगों की जेब में थोड़ा और पैसा डालने जैसा है। ये दिखाता है कि बजट सिर्फ बड़ी कंपनियों के बारे में नहीं है। ये तो वाकई एक अच्छी खबर है। लेकिन एक जगह टैक्स बढ़ाया भी गया है। मैंने शेयर बाजार से जुड़े एसटीटी यानी प्रतिभूति लेन देन कर में बढ़ोतरी के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ राहत, दूसरी तरफ बोझ। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच को समझना होगा। ये बढ़ोतरी खास तौर पर वायदा सौदों में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए है। ओके। एसटीटी को 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इसका मकसद शायद छोटे मोटे रोजाना ट्रेडिंग करने वालों को हतोत्साहित करना है। अच्छा, मतलब बाजार में थोड़ी स्थिरता लाने के लिए। बिल्कुल। सरकार का इशारा है कि बाजार निवेश के लिए है, बहुत ज्यादा सट्टेबाजी के लिए नहीं। समझ गई। यानी ये बाजार के एक खास हिस्से को नियंत्रित करने की कोशिश है। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, MAT यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर। हाँ, MET। इससे अंतिम कर बनाने का क्या मतलब है? क्या ये कंपनियों के लिए अच्छा है या बुरा? ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है और इसके दोनों पहलू हैं। पहले समझिए कि MET क्या है। ये वो कम से कम टैक्स है जो हर मुनाफा कमाने वाली कंपनी को देना ही पड़ता है, भले वो कितनी भी छूट का फायदा उठा ले। जी। अब तक कंपनियां जो MET भरती थीं, उसका क्रेडिट उन्हें बाद में मिल जाता था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि 1 अप्रैल 2026 से ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। मतलब कोई क्रेडिट जमा नहीं होगा? कोई क्रेडिट नहीं। तो ये तो कंपनियों के लिए नुकसान की बात हुई। हाँ, एक तरह से। लेकिन इस कड़वी गोली को मीठा बनाने के लिए सरकार ने MET की दर को 15% से घटाकर 14% कर दिया है। अच्छा, दर कम कर दी है। जी। तो फायदा यह है कि हिसाब किताब बेहद सरल हो जाएगा। जो भरा सो भरा, कोई आगे पीछे का झंझट नहीं। तो यह सरलीकरण की ओर एक बड़ा कदम है, थोड़ी कीमत के साथ। समुद्री उद्योग यानी सी फूड सेक्टर को एक बड़ी राहत दी गई है। सी फूड उत्पादों की प्रोसेसिंग में कुछ खास चीजें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। हाँ। इन पर टैक्स फ्री आयात की एक सीमा थी। अब उस सीमा को FOB वैल्यू के 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। 1 मिनट, मतलब अगर एक निर्यातक 100 रुपए का झींगा बेचता है तो पहले उसे सिर्फ 1 रुपए का सामान टैक्स फ्री आयात करने की छूट थी, अब वो 3 रुपए का कर सकता है। आपने एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल यही मतलब है। ये सीधे सीधे उसके मुनाफे को बढ़ाएगा और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मुकाबला कर पाएगा। जी, चीन और वियतनाम जैसे देशों से। इसी तरह की सुविधा चमड़ा और सिंथेटिक जूते बनाने वालों को भी दी गई है। ये तो पारंपरिक उद्योगों की बात हुई, लेकिन आज की दुनिया तो ई-कॉमर्स की है। छोटे छोटे कारोबारी जो हैं, उनके लिए क्या है? अब आप उस बदलाव पर आई हैं जो मेरी नजर में इस बजट का सबसे क्रांतिकारी कदम हो सकता है। अच्छा। अब तक कुरियर के जरिए निर्यात करने पर प्रति खेप यानी पर कंसाइनमेंट 10 लाख रुपए की एक सीमा थी। ये सीमा छोटे कारीगरों, डिजाइनरों के लिए एक बड़ी दीवार थी। हाँ, ये तो एक रुकावट थी। सरकार ने इस दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया है। पूरी तरह से हटा दिया। इसका मतलब है कि अब जयपुर का एक छोटा कारीगर भी 50 लाख रुपए की अपनी कलाकृतियां सीधे अमेरिका में किसी ग्राहक को बिना किसी झंझट के भेज सकता है। बिल्कुल, ये मेड इन इंडिया का सही मायनों में लोकतंत्रीकरण है। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट निर्यातकों पर ही नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने में बैठे
छोटे उद्यमियों पर भी दांव लगा रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और मछली पकड़ने से जुड़ा भी कोई दिलचस्प प्रावधान है? हाँ, और ये भी बहुत चालाकी से बनाया गया नियम है। अगर कोई भारतीय नाव हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र या खुले समुद्र में मछली पकड़ती है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर वही नाव उन मछलियों को किसी विदेशी बंदरगाह पर उतारती है तो उसे निर्यात माना जाएगा। वाव! यानी समुद्र में पकड़ी मछली विदेशी जमीन पर उतरी और बन गई निर्यातक। ये तो बहुत स्मार्ट है। जी, इससे मछुआरों को निर्यात से जुड़े सारे लाभ मिलेंगे। बैटरी और सोलर ऊर्जा के लिए क्या खास है? ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने एक तिहरी रणनीति अपनाई है। पहला, बैटरी के लिए देश में लिथियम आयन सेल बनाने के लिए जो भी मशीनें और सामान चाहिए उन पर सीमा शुल्क की छूट को बढ़ाया गया है। ओके। दूसरा, सोलर ऊर्जा। सोलर पैनल के ऊपर लगने वाला खास ग्लास बनाने में सोडियम एंटीमोनेट नाम का एक केमिकल इस्तेमाल होता है। अब इसके आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। अच्छा, और तीसरा? तीसरा, बायोगैस को बढ़ावा देना। सीएनजी में मिलाई जाने वाली बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। तो मतलब बैटरी बनाने से लेकर सोलर ग्लास बनाने और गांव की बायोगैस तक पूरी सप्लाई चेन को भारत में ही बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, यही आत्मनिर्भरता का असली मतलब है। इसी कड़ी में न्यूक्लियर पावर और महत्वपूर्ण खनिजों को भी जोड़ा गया है। न्यूक्लियर पावर में क्या है? परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जरूरी सामान के आयात पर जो सीमा शुल्क में छूट है उसे वर्ष 2035 तक बढ़ा दिया गया है। 2035 तक? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट 1-2 साल में नहीं बनते, इन्हें बनाने में दशकों लगते हैं। 2035 तक की छूट देने का मतलब है कि सरकार निवेशकों को एक लंबी अवधि की स्थिरता का भरोसा दे रही है। अच्छा, कि आप निवेश कीजिए, हम अपनी नीतियां नहीं बदलेंगे। सही, यही बात महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण पर भी लागू होती है। ये तो ऊर्जा की बात हुई। रक्षा और विमानन क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वहां भी यही मेक इन इंडिया वाली सोच दिखती है? हाँ, और बहुत स्पष्ट रूप से। अब जोर मेकर बनने पर है। इसीलिए नागरिक और प्रशिक्षण विमान बनाने के लिए जरूरी कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। ठीक है। यही छूट रक्षा इकाइयों को विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कच्चा माल आयात करने पर भी मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में? माइक्रोवेव ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में लगने वाले खास पुर्जों पर भी ड्यूटी हटाई गई है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो इन सभी छूटों के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। अब बंदरगाहों पर कंटेनरों की स्कैनिंग के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अच्छा, एआई? हाँ, एआई जोखिम का आकलन करेगा और सिर्फ संदिग्ध कंटेनरों को ही खोला जाएगा। और अंततः अगले 2 सालों में एक सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली बनाने का लक्ष्य है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये सब तो बड़े उद्योगों और व्यापारियों के लिए है। एक आम इंसान के लिए इस बजट में क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। सरकार ने आम लोगों की जरूरतों को भी ध्यान रखा है। कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। सबसे पहले व्यक्तिगत आयात के बारे में बताइए। अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए विदेश से कोई चीज मंगाना चाहे तो? ये एक बड़ी राहत है। अभी तक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए मंगाई जाने वाली कर योग्य चीजों पर 20% की एक समान टैरिफ दर लगती थी। जी। इसे सीधा आधा करके 10% करने का प्रस्ताव है। अच्छा, मतलब अब विदेश से निजी उपयोग के लिए सामान मंगाना काफी सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगी दवाएं हमेशा एक बड़ी चिंता रहती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने बहुत संवेदनशील कदम उठाए हैं। 17 खास तरह की दवाओं और औषधियों पर से मूलभूत सीमा शुल्क हटाया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों के इलाज के लिए अगर कोई व्यक्ति दवा का व्यक्तिगत आयात करता है तो उसे पूरी तरह से करमुक्त कर दिया जाएगा। ये तो उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनके लिए भी कुछ है क्या? एयरपोर्ट पर कस्टम को लेकर हमेशा थोड़ी घबराहट रहती है। हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जिसका इंतजार बहुत समय से था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद सामान निकासी से जुड़े नियमों को बदला जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि शुल्क मुक्त भत्ता यानी ड्यूटी फ्री अलाउंस बढ़ेगा। मतलब अब यात्री पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत का सामान बिना कोई टैक्स चुकाए ला सकेंगे। जी, ये आज की महंगाई और यात्रा की वास्तविकताओं को देखते हुए एक जरूरी बदलाव है। आखिर में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो पुराने कर विवादों में फंसे हुए हैं। उनके लिए कोई रास्ता है? हाँ, ईमानदार करदाताओं के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट का मौका दिया गया है
जो लोग अपने पुराने विवादों को खत्म करना चाहते हैं वे अपनी पूरी बकाया राशि और उस पर एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो इससे उन्हें सालों चलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी और सरकार को भी फंसा हुआ राजस्व मिलेगा। ये दोनों पक्षों के लिए एक जीत की स्थिति है। तो आज हमने देखा बजट 26-27। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।